वेलकम टू CUT PG JNU प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है CUT PG JNU प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में CUT PG 2023 के पेपर का पार्ट 2 अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन नेक्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना 14 नंबर क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इन मोल पर लीटर्स यूनिट इन ए सॉल्यूशन हैविंग 10 ppm ऑफ अमोनियम आयंस। ये क्वेश्चन आपका कोर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये कैसा है वो अपन देखते हैं। पूछा क्या है, कंसंट्रेशन निकालनी है अपन को अमोनियम आयन की मोल पर लीटर में, यूनिट्स में। जो सॉल्यूशन उसके अंदर कितना अमोनियम आयन दे रखा है, 10 ppm। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग या फिर कोई भी केमिकल की है इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट आप जानते हो, सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और उसको मल्टीप्लाई करना है अपन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो उनकी यूनिट्स देख लेते हैं अपन एक बार। उनकी यूनिट्स है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स और मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम आपका लीटर में है, आपको पता ही है। मास ऑफ सोल्यूट अपन को दे रखा है कितना, 10 ppm। 10 ppm यूनिट कन्वर्जन होगा इधर। 10 ppm को अपन लिख सकते हैं 10 ग्राम पर 10 mg मिलीग्राम। 10 mg के इक्विवेलेंट ही होता है पर लीटर में, कि 1 लीटर में कोई भी केमिकल या कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन है 10 mg है 1 लीटर के अंदर, तो उसको अपन 10 ppm कंसंट्रेशन कहते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, वो है 10 ग्राम। 10 mg है मिलीग्राम, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.01 ग्राम। इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। NH4 का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन, तो ये हो गया 18। 18 हो गया मोलर मास। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन को वॉल्यूम दे नहीं रखा है, बट अपन जिस टाइम ये नहीं होता है तो अपन मान के चलते हैं कि इसका 1 लीटर दे रखा है अपन को वॉल्यूम। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि 1 लीटर काउंट करते हैं अपन पीपीएम। जो भी अगर कंसंट्रेशन पीपीएम में पूछे हैं तो वो हमेशा 1 लीटर कंसंट्रेशन को स्टैंडर्ड मान के ही कैलकुलेट की जाती है। अब इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आएगा कि 0.00055। ये आपके लगभग इसके ही बराबर है, 5.56 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो भी एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इतने कम टाइम में PYQ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41 इज solubility of gases in liquid is the best explained by। ये क्वेश्चन भी केमिस्ट्री पोर्शन से आया है। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी होती है, लिक्विड में वाटर की रिवर के अंदर होती है, ऑक्सीजन गैस है, तो वो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेनरी का लॉ। हेनरी का लॉ एक्सप्लेन करता है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस। अपन जान लेते हैं इसके बारे में। हेनरी का लॉ कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, कि कोई भी सोल्यूबिलिटी ऑफ gases
is directly proportional to partial pressure of gas। यह है हेनरी के लॉ की स्टेटमेंट, यानी solubility of gases directly proportional to partial pressures of gases। solubility of gases is equal to, इसका आएगा ये कांस्टेंट k देन पी जी। यहाँ पर k क्या है, k आपके हैं हेनरी कांस्टेंट। k डिपेंड किस पे करता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑन द सोल्यूट एंड सोलवेंट के टेम्परेचर पर। ये हो गई हेनरी के लॉ की स्टेटमेंट, याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक और दे रखा है फ्रेंडलिच आइसोथर्म, क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं अपन। एफ आर क्या, फ्रेंडलिच ये भी आपका केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म ये एक तरह का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द concentration of solute in a solution, और सॉल्यूशन के जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशंस को डिस्क्राइब करता है, जो एब्जॉर्ब होता है किस पर, सॉल्यूशन उसके सॉलिड सरफेस पर। आप जानते हो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि कोई सोल्यूट है, कोई सॉल्यूशन सोल्यूट के सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है धीरे धीरे, वो प्रोसेस कहलाती है एडजॉर्प्शन। ये केवल सरफेशियल फिनोमिनन है। ये हो गई आपके फ्रेंडली आइसोथर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोलॉजी सेक्शन से आया है, सोइल के बारे में पूछा आपको। सोइल होरिजन्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके ऑप्शन 2 एंड 4 दोनों है। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, सी का 4, बी का 1 है, इनको मैं हटा देता हूँ, गलती हो गई, सॉरी। ए का है थर्ड, बी का है 1, सी का है 1, सी का है 4, ये थर्ड। अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। ये आपके सोइल प्रोफाइल है, सोइल प्रोफाइल ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं। सोइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, जो आउटर लेयर होती है सोइल की, वो रीजन होता है सरफेस, जहाँ पर सरफेस का लेटर कंटेंट होता है। जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट और जो ग्रासेस होती है, जो सब्स ट्रीज होते हैं, उनका जो लेटर फॉल है वो ड्राई होकर जमीन पर गिरता है। वो लेटर कंटेंट जिसमें वो डिग्रेड होकर ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, तो वो सारा ऑर्गेनिक मैटर वो लेयर में जमा होता है। ये ऊपर की जो लेयर होती है वो ओ लेयर होती है, ओ होरिजन बोलते हैं इसको। देन नेक्स्ट वन इज ए होरिजन, जो टॉप सोइल होती है। ओ होरिजन के जस्ट नीचे वाला पोर्शन ए होरिजन होता है। ओ होरिजन अपर मोस्ट लेयर होती है मटेरियल, जिसमें क्या होता है कि डिकम्पोज मटेरियल कम होता है।
डिकम्पोज मटेरियल काफ़ी कम होता है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस आउटर लेयर में ज़्यादा नहीं होती। इसके दो पार्ट हैं, एक तो है ऊपर वाला ओ आई और नीचे वाला है ओ ए, ये होता है। और एक्सप्लेन करें तो अपन ओरिजिन को ओ आई और ओ ए। ओ ओरिजिन में क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है। किस पर? ग्राउंड सरफेस पर ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है। ओ आई अपर मोस्ट लेयर होती है। डिग्रेडेड मटेरियल काफ़ी कम होता है और डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है किसमें? ओ ए लेयर में। ओ ए लेयर में याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट लेयर है ए होरिजन। टॉप सोइल होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर आपका अच्छा खासा होता है, डार्क कलर की होती है। और लीचिंग जोन होता है, इस जोन में लीचिंग होती है, लीचिंग की प्रोसेस जिसमें मिनरल्स लीच होकर नीचे वाली लेयर्स में चले जाते हैं। और यही प्रोसेस आपके ई जोन में भी पाई जाती है। ये रहा जोन ऑफ लीचिंग। नेक्स्ट होरिजन है आपका ई होरिजन। ई होरिजन में लीचिंग की प्रोसेस होती है और ई होरिजन को जोन ऑफ इल्यूजन भी बोलते हैं। जोन ऑफ इल्यूशन, इल्यूविएशन, इल्यूविएशन, इल्यूविएशन। द नेक्स्ट जोन इज बी होरिजन। बी होरिजन को सब सॉइल बोलते हैं क्योंकि ये सॉइल के नीचे वाला पोर्शन होता है। इसको सब सॉइल कंटेंट भी बोलते हैं। और ये होता है आपके जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ऊपर से जो भी मिनरल या फिर कंटेंट का लीचिंग होगा वो सारे बी ओरिजिन में आएंगे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए इसको जोन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं। इसमें सोल्यूबल मिनरल भी पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल सोल्यूबल मिनरल का एग्जांपल है आपके कैल्साइट। नेक्स्ट होरिजन है आपका सी होरिजन। सी होरिजन में उससे पहले में एक और फिनोमेनन है, बी होरिजन में पाया जाता है इल्यूविएशन। ये याद रखना, दोनों प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। ई ओरिजिन में क्या था? इल्यूविएशन। और बी ओरिजिन में था इल्यूविएशन। इसमें क्या होता है? डिपोजिशन होता है किसका? मटेरियल्स का, जो भी ऊपर से आते हैं लीच होकर उनका डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन लोअर लेवल, ये नीचे का लेवल ही है। नेक्स्ट होरिजन है आपका सी होरिजन। इसमें पेरेंट मटेरियल होता है जिसमें पाई जाती है आपकी वेदर्ड, ये रॉक्स होती है, इनमें थोड़ी हल्की फुल्की वेदरिंग होती है। देखिए आप क्रैक्स देख सकते हैं। जबकि नीचे वाला एरिया होता है जो आर ओरिजन होता है, इसमें ओनली फॉर बेड रॉक पाया जाता है, कोर ऑफ बेड रॉक पूरा, जिसमें वेदरिंग की प्रोसेस हल्की सी भी नहीं होती। जबकि सी ओरिजन में जो रॉक्स होती हैं, पेरेंट मटेरियल होते हैं, उनमें हल्की फुल्की वेदरिंग का थोड़ा सा लिटिल अमाउंट पर प्रेजेंट होता है, वेदरिंग हुई होती है। ये आपके हो गया सोयल ओरिजन का पोर्शन। जोन ऑफ इवोल्यूशन में क्या होता है कि डाउनवर्ड परकोलेशन होता है सोइल होरिजन के थ्रू वाटर का। इसमें पानी क्या होता है? नीचे आता है, जो साथ में मिनरल भी लेके आता है। और भी सोइल के जो कंटेंट होते हैं, सोल्यूबल कंटेंट जो पानी में घुले होते हैं, वो सारे सोल्यूबल फॉर्म में परकोलेट होकर इल्यूवेशन या बी होरिजन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है बेसिक फिजिक्स है, 43 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पीस ऑफ रॉक। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी एक रॉक के पीस की, जिसका वेट कितना है? 1 किलो है। जिसका वेट है 1 किलो, जस्ट बिफोर इट हिट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स। हाइट अपन को दे रखी है, मास दे रखा है, अपन को निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, बेसिक सा।
काइनेटिक एनर्जी निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1/2 mv² और दूसरा फॉर्मूला होता है mgh। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब अपन को मास दे रखा हो और वेलोसिटी दे रखी, और ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं जब इसमें काइनेटिक एनर्जी में ग्रेविटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए और हाइट का रोल हो। अपने क्वेश्चन में अपन को दे रखा है वेट दे रखा है, मास और हाइट दे रखी है। अपने लिए यूज होगा ये mgh वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलो। g की वैल्यू क्या होती है को पता है, 9.8 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हाइट अपन को दे रखी है 20 मीटर। ये हो गया, अपन कर लो मल्टीप्लाई। मास दे रखा है 1, जी दे रखा है 9.8, हाइट दे रखी है 20, गुना करो इसको तो आपके अप्रोक्स आएगा 196 kg मीटर स्क्वायर ऑन सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट आपके इक्विवेलेंट होती है जूल के। तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया आपके 200 जूल, 196। ये पूछा था अपन को कि अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट है 200 जूल। ऑप्शन नंबर 30 इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 44। A light rays entering at an angle theta I from the normal into a new material with a faster speed। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स के चैप्टर से आया है। इसमें क्या बोला गया है आपको कि रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्टिक्स में काफ़ी फिनोमिनन होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। रिफ्लेक्शन में कोई सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं अपन तो वो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, वो होता है रिफ्लेक्शन। ये होता है नॉर्मल, मिरर पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये थीटा आई होता है, ये थीटा आर होता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। बट इस क्वेश्चन में बात की गई है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसमें होती है आपकी बेंडिंग, लाइट की जो रेज आती है उसकी बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes from one medium to another। अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट में बेंड आता है, ये फिनोमिनन कहलाता है आपके रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या लगता है, स्नेल का लॉ लगता है। स्नेल का लॉ आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। इसमें क्या बोलते हैं कि जो n1 मल्टीप्लाई बाय द साइन थीटा इंसिडेंस एंगल, देन n2 मल्टीप्लाई बाय द साइन थीटा आर जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। n1 और n2 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है ये वैल्यू। n की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, C/V, ये इंडेक्स होती है के रिफ्रैक्शन इंडेक्स बोलते हैं इनको। इसमें क्या होता है कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो वैक्यूम में और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, उन दोनों का रेशियो होता है n। तो ये हो गया स्नेल का लॉ, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं क्या कि n1 अपॉन n2 का रेशियो इज इक्वल टू द साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर कोई लाइट एंटर करती है थीटा आई से नॉर्मल तो न्यू मटेरियल में विद ए फास्टर स्पीड, तो वो आपके दूर चली जाती है। नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन होती है, जो नॉर्मल मीडियम होता है उससे दूर चली जाती है अगर वो फास्ट स्पीड से आई तो। वो फर्क पड़ता है मीडियम का। जैसे इसका एक और एग्जांपल है कि कोई भी एयर है, एयर से कोई लाइट आ रही है, वो ग्लास में एंटर कर रही है। ये आपके नॉर्मल हुआ। और कोई लाइट इस एंगल से आई देन आर कम हो जाएगा और वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा झुक जाएगी। अगर आने वाला जो मीडियम होता है एयर से, जो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, तो एंगल कम हो जाता है और जो रे लाइट की जो रे होती है वो झुक जाती है नॉर्मल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इकोलॉजी सेगमेंट से आया आपका ये क्वेश्चन। ए पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स शेयरिंग ए पर्टिकुलर रिसोर्सेज विद इन ए इकोलॉजिकल निश। ये क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी पॉपुलेशन है किसकी, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स की, जो शेयरिंग है पर्टिकुलर रिसोर्सेज विद इन ए इकोलॉजिकल निश। ये आपका मिसप्रिंट है पेपर में, निश होगा इसकी जगह। निश प्रोफेशनल रोल होता है किसी भी स्पीसीज का, कोई भी इकोसिस्टम है उसको निश बोलते हैं। निश ये दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल निश होता है एक होता है रियल निश। फंडामेंटल निश आइडियल सिचुएशन में होता है जब कोई भी कंपटीशन प्रेजेंट ना हो, कोई भी इकोसिस्टम में। ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन करता है अपने स्पीसीज के दूसरे मेंबर्स के साथ। वो होता है रियल लाइफ सिनेरियो, उसको बोलते हैं रियल लाइफ निश या रियल निश। इस क्वेश्चन में पूछा कि एक पॉपुलेशन है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल शेयरिंग सेल्स की, जो शेयर करती है पर्टिकुलर रिसोर्सेज कोई भी इकोलॉजिकल निश में। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है या फिर कोई सब डिवीजन ले लो, सब डिवीजन ऑफ स्पीसीज दैट इज adapted to specific environment, उसको क्या बोलते हैं अपन, इकोटाइप। adapted to the specific environment उसको बोलते हैं इकोटाइप। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सब डिवीजन ऑफ स्पीसीज दैट इज adapted to specific environment called as इकोटाइप। ये आपके इसका आंसर हो गया। और भी टर्मिनोलॉजी दे रखी है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप क्या होता है, कोई भी चीज, कोई अपन जैसे जनरली बात करते हैं कि ये इसका प्रोटोटाइप है, या फिर कोई मॉडल बना लेते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अपन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ओरिजिनल एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो उसकी जगह प्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ओरिजिनल फॉर्म में होता है मोस्ट, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। जो हो गया प्रोटोटाइप। ऑप्शन थर्ड दे रखा है सीरोटाइप। सीरोटाइप क्या होता है, सीरोटाइप होता है, इसको सिरोवर भी बोलते हैं। ये टर्म यूज की जाती है क्लासिफाई डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ए माइक्रोब, जो बेस्ड होते हैं उनके एंटीजन पर, जो प्रोड्यूस करते हैं कहाँ पर होते हैं, उनके सरफेस पर। इस टर्म को यूज करते हैं माइक्रोब्स के लिए, माइक्रोब्स को क्लासीफाई करने के लिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट वेरियस, किस पे बेसिस पर, कि कोई भी माइक्रोब है उसके सरफेस पर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, उनके बेसिस पर उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको बोलते हैं सीरोटाइपिक या सीरोटाइप बोलते हैं। ये यूजफुल होते हैं किसके लिए, सीरोटाइप, ये टेक्निक यूजफुल होती है कि
आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपन ट्रैक कर सकते हैं इन्फेक्शन या डिजीज, जो भी माइक्रोब्स के द्वारा जो कोज की जाती है, जो भी आप कह सकते हैं कि ट्रैकिंग यूज इन यूजफुल इन ट्रैकिंग ऑफ इन्फेक्शन या डिजीज। ये हो गए आपके सीरोटाइप। नेक्स्ट हम दे रखा है जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या होता है, कोई भी चीज का जेनेटिक मेकअप क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें उसकी सारी की सारी जीन्स आ जाती है, सारे के सारे एलील आ जाते हैं। ये होता है उसका जेनेटिक मेकअप, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। वैसे फिनोटाइप है जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो बाहर से दिख रहा है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप, सीरोटाइप, जीनोटाइप, ये तीनों टर्म हो गई कंप्लीट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कम फ्रॉम रिप्रोडक्शन चैप्टर। ओके, सिलेबस में देख रखा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उससे आया है ये क्वेश्चन। क्या पूछा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में बताना है आपको कि क्या क्या फीचर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ACEA। स्टेटमेंट करेक्ट है। ए ये रही, सी ये रही, ई ये रही। ए को पढ़ो। इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। सही है, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है गेमेट्स का, जिसको गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं, और फ्यूजन होता है जिससे वो गेमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो टू एन स्ट्रक्चर होती है। यही जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, या फिर ऑफ स्प्रिंग या डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन ए सही है, ए स्टेटमेंट। देन फॉर्म जाइगोट, सी आपको पता है। ये सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि बी स्टेटमेंट देखो, इज सिंपल और फास्टर प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ईजी होता है। इसमें बडिंग, वेजिटेशन, अलग अलग मेथड से इन द फॉर्म ऑफ क्लोन। कोई भी क्लोन क्या होता है, क्लोन का फॉर्मेशन होता है, या फिर डॉटर सेल, या डॉटर या ऑफस्प्रिंग, अब जो भी बोलो, क्लोन के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो हुबहू होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल नहीं होती है, बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होती, और ना आपस में आइडेंटिकल होती है। ट्विंस का अलग केस है, बट जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बनते हैं संतानें, जो भी ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, वो अपने पेरेंट्स से या आपस में एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होती है, सेम नहीं होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस कतई नहीं है। सिंपल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फास्ट भी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें, काफ़ी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, और कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट गलत थी। रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर रेफर्ड एज ए क्लोन। क्लोन हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऑफ स्प्रिंग को बोलते हैं। ये हो गया रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, उसमें और भी जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिनके क्वेश्चन आने के चांस है। कि आपको पता होगा कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है। जैसे सिंगलेट स्टेज होती है, एन स्टेज, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वही क्रोमोसोम डबल होकर 46 हो जाते हैं टू स्टेज में, जाइगोट में 46। ये ह्यूमन का हो गया। सबसे कम क्रोमोसोम किसमें होते हैं, फ्रूट फ्लाई इसका एग्जाम्पल है। क्रोमोसोम नंबर फ्रूट फ्लाई में सबसे कम होते हैं, 4 क्रोमोसोम होते हैं एन स्टेज में, और 8 होते हैं उसके टू स्टेज में। फ्रूट फ्लाई हो गया। देन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम इसमें 630 होते हैं। कितना ज्यादा नंबर है, 630 क्रोमोसोम्स होते हैं एन स्टेज में, जबकि 1260 होते हैं इसके वन स्टेज में। 1260 क्रोमोसोम्स, माय गॉड, ह्यूमन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है।
सबसे ज़्यादा होते हैं ओफियोक्लोसम में। ओफियोक्लोसम क्या एक प्लांट है, एक प्लांट है। ओफियोक्लोसम का ग्रीक मीनिंग होता है कि ये, इसकी साइज या शेप होता है सांप के जीभ की तरह। इसको बोलते हैं स्नेक टंग भी बोलते हैं, याद रखना। सही इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो मैं आपको बता दिया। ओफियोक्लोसम प्लांट है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप के इवेंट होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पेन चेंज कर लेता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। देन सेकेंड वाला होता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट को सिनगेमी भी बोलते हैं, जिसमें दोनों गेमिट फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या क्या होता है? आपकी गेमिटोजेनेसिस होता है, गेमिट की फॉर्मेशन होती है, गेमिटोजेनेसिस। देन क्या होता है? गेमिट ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन। गेमिट ट्रांसफर होते हैं एक मेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। गेमिट का फॉर्मेशन तो मेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होता है, बट देन ट्रांसफर होता है उनका फीमेल ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल ऑर्गन्स में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसमें जो मेल और फीमेल दोनों के गेमिट हैं, वो दोनों फ्यूज होकर एक जाइगोट बना लेते हैं, टू वन सेल, जिसको जाइगोट बोलते हैं अपन। जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ये इसका एग्जांपल, इंटरनल का एग्जांपल है आपके ह्यूमंस है, मैमल्स है, प्राइमेट्स, जिनमें इंटरनली मतलब फीमेल के पार्ट के पार्ट बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन अकर होता है। जबकि एक्सटर्नली किसमें होता है? जो भी आपके मरीन एनिमल्स या फिर मेंढक है, वो सब पानी में रिलीज कर देते हैं अपने गेमिट्स, मेल अपने गेमिट्स। देन वहाँ पर जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है, वो वहाँ पर उस जगह पर पहुँचकर अपने जो भी एग्स होते हैं उनको फर्टिलाइज करवा लेता है और टू वन सेल्स का या जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। वो एक्सटर्नली होता है, वो बॉडी से बाहर होता है, जबकि इंटरनल बॉडी के अंदर होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता ही है। देन एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओविपेरस में क्या होता है? जो भी जीव जंतु जो अंडा देते हैं, जो अपने ऑर्गेनिज्म या फिर अपने एम्ब्रियो को एक के अंदर प्रोटेक्टेड एक सेल होती है, उसके अंदर प्रोटेक्शन में रखकर उनका डेवलपमेंट होता है, वो सारे होते हैं ओविपेरस, जो अंडे देते हैं। विविपेरस वो जीव होते हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, उनके बाहर कोई भी आउटर सेल नहीं होती, डायरेक्ट वो एम्ब्रियो को ही जन्म देते हैं, वो होते हैं विविपेरस कैटेगरी के एनिमल्स। ये आपका हो गया रिप्रोडक्शन का पोर्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है कि द की रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द राइबोसोम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स इज रेफर्ड टू एज। कि राइबोसोम के द्वारा जो कैटेलाइज की जाती है रिएक्शन, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 एमिनो एसिड के बीच में, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आपको पता होगा। ये क्वेश्चन आपके प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन यूनिट से आया है, जिसमें आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एमिनो एसिड्स कैसे फ्यूज होते हैं और धीरे धीरे वो प्रोटीन का चेन बनाते हैं, ये उससे पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज रिएक्शन। सारे पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफर होते हैं और इसको बोलते हैं, ये एंजाइम जो करवाता है वो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं पेप्टाइडल
ट्रांसफेरेज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी एमिनो एसिड है, जैसे अपन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड ले लेते हैं। एमिनो एसिड में एक अमोनिया ग्रुप होता है, कार्बन होता है, देन एसिडी ग्रुप OH, ये आपके मिथाइल चेन होगी, जो भी ग्रुप लगाना चाहो R ग्रुप। ये दूसरे एमिनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है NH, यहाँ हो गया H, देन CH, ये एक यहाँ पर C, देन OH, ये NH, कार्बन यहाँ पर R। यहाँ पर क्या होता है, ये H और OH दोनों निकल जाते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जो रिलीज हो जाता है पानी, और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, देखिए कि NH CH R then C double O OH, कार्बन CH H2। अब ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, ये वाला बॉन्ड, इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ मैं। ये बॉन्ड आपके होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन बनाता है कैसे, कि दो या दो से ज़्यादा एमिनो एसिड है उनकी, वो धीरे धीरे रिएक्शन करके ऐसे ही बड़ी सी लंबी सी एमिनो एसिड्स की चेन बना लेते हैं, और वो एमिनो एसिड की चेन ही आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 43 नंबर क्वेश्चन, मोलिकुलर बायोलॉजी से। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है कि DNA रेप्लिकेशन जो मोलिकुलर प्रोसेस होती है सारी की सारी, उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। तो DNA रेप्लिकेशन में DNA गायरेज एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है, जो फोर्क स्ट्रक्चर बनाता है DNA गायरेज रेप्लिकेशन। देन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आप जानते हो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। देन होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA होता है, उससे बनती है प्रोटीन, जबकि DNA से mRNA बनता है, वो होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। mRNA प्रोटीन, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज का रोल होता है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो DNA को mRNA में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो होता है आपके उसमें tRNA इन्वॉल्व होता है, tRNA होता है, rRNA इन्वॉल्व होता है, ये जो सभी मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग चिपरन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से होती है प्रोटीन की फोल्डिंग, ये आपका हो गया। और जब, जैसे एक एग्जांपल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में mRNA से DNA का फॉर्मेशन होता है, उल्टा हो जाता है ये सारा ट्रांसक्रिप्शन में, mRNA से DNA का फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल है प्लांट वायरसेस। बहुत सारे प्लांट के जो वायरसेस होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, उन सब में mRNA से DNA बनता है जो उल्टा होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ऑप्शन 4, ए का थर्ड हो गया DNA गायरेज, बी का फर्स्ट हो गया ट्रांसक्रिप्शन RNA पॉलीमरेज, प्रोटीन फोल्डिंग चिपरेंस, देन ट्रांसलेशन tRNA T2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 49, क्या पूछा है कि द मेथड इन विच रिकॉम्बिनेंट DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ ए एनिमल सेल इज नोन एज। ये क्वेश्चन आपके बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से आया है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA को अपन डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, किसमें, न्यूक्लियस में एनिमल सेल के। उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। थ्रू इंजेक्शन अपन इंजेक्ट कर देते हैं उस DNA को, रिकॉम्बिनेंट DNA को एनिमल सेल के अंदर, देन बाद में वो एनिमल सेल
सेल ग्रो करके अपना जो डिजायर्ड मटेरियल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर ओपन को मिलता है। हो गया माइक्रो इंजेक्शन का प्रोसेस। अब इसमें और भी दे रखे हैं टर्मिनोलॉजीज। जीन मार्किंग क्या होता है? जीन मार्किंग होता है कि अपन कोई अटैचमेंट होता है, इसको रेफर करते हैं, रेफर टू द अटैचमेंट। मैं लिख देता हूं आपके लिए, अटैचमेंट ऑफ एपिजीनोमिक कंपाउंड्स टू डीएनए इन ए सेल, कंपाउंड्स इन ए सेल जो क्या करते हैं, विच कैन मॉडिफाई कर सकते हैं द फंक्शन ऑफ द जीन्स without changing the sequence। जीन मार्किंग क्या होता है? जीन मार्कर्स इसी प्रोसेस जिसमें अटैचमेंट होता है एपिजेनोमिक कंपाउंड्स का डीएनए के अंदर सेल में, जो मॉडिफाई कर सकते हैं फंक्शन को, जीन के पूरे फंक्शन को ही मॉडिफाई कर सकते हैं बिना किसी उसके सीक्वेंस के चेंज किए। सीक्वेंस में बिना चेंज किए जीन के फंक्शन को चेंज कर देते हैं, वो होते हैं जीन मार्किंग प्रोसेस होती है, और इनको जीन मार्कर्स बोलते हैं। और भी टर्म्स दे रखी हैं, ट्रांसफिक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के 3 मेथड होते हैं, 3 T's मेथड होते हैं, 3 T's मेथड। इसके इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है। इसमें सबसे पहला टी कौन सा है? 3 T है। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस का ही पोर्शन है। देन ट्रांसडक्शन, देन ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? डीएनए अपन अपटेक करते हैं, डीएनए अपटेक बाय फ्रॉम एनवायरमेंट बाय ए बैक्टीरिया सेल। कोई भी बैक्टीरिया सेल से अपन क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल से डीएनए को अपटेक करते हैं, वो होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। क्या होते हैं कि भाई द प्रोपगेशन ऑफ प्लाज्मिक डीएनए में इसका यूज करते हैं। कोई भी प्लाज्मिक डीएनए को प्रोपगेट करना है आपको किसी होस्ट सेल के अंदर, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ये प्रोसेस काम आती है। इसमें क्या होता है कि डीएनए अपटेक फ्रॉम एनवायरमेंट बाय ए बैक्टीरियल सेल। ये कहाँ का काम आता है आपके? फॉर प्रोपगेशन ऑफ प्लाज्मिक डीएनए। और किस में होता है? प्रोटीन प्रोडक्शन में काम आता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के यूज है, प्रोसेस यूज की जाती है। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन में डीएनए का अपन ट्रांसफर करते हैं, कैसे? बिटवीन बैक्टीरियल सेल, ट्विन बैक्टीरियल सेल्स बाय बैक्टीरियोफाज virus। With the help of virus, we can transfer the DNA between 2 bacterial cells। और उसके लिए अपन वेक्टर कौन सा यूज करते हैं? बैक्टीरियोफेज वेक्टर होता है। बाय द अटैचमेंट ऑफ इंसर्शन, एक अटैच हो जाता है वो बैक्टीरियोफेज उसकी सरफेस पर, देन इंसर्जन करके वो उसका फॉरेन मटेरियल या फॉरेन डीएनए वो अपने अंदर लेके ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में ये हो गया। ओके, देन ट्रांसफेक्शन क्या होता है? ये एक नॉन वायरल मेथड है, पहले बता देता हूँ आपको। ये एक नॉन वायरल मेथड है जिसमें अपन कोई भी वायरस का यूज नहीं करते हैं। नॉन वायरल, बिना वायरस के यूज किए हुए। इसमें क्या करते हैं अपन? फोर्स इंट्रोडक्शन
of small molecule into eukaryotic cell. Molecule into eukaryotic cell. Force introduction of small molecule into eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपन छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको फोर्सली इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसका एग्जांपल जैसे कोई मॉलिक्यूल्स कौन से हुए, जो भी आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए है, आरएनए है, कोई भी एंटीबॉडी है, ये सारे के सारे। इसमें अपन एग्जांपल क्या है, किसके थ्रू करवाते हैं? ये होता है एक कैल्शियम फॉस्फेट के थ्रू, फिर होता है केटोनिक, केटा आयोनिक, ये कंपाउंड्स के नाम है, केटा आयोनिक पॉलीमर्स के थ्रू, केटायनिक पॉलीमर्स के थ्रू, इनको पीईआई बोलते हैं, पीईआई। ये हो गया आपके 3TO ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक ट्रांसडक्शन हो गया, एक ट्रांसफेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोरिटेला, मोरिटेला के बारे में पूछा है। मोरिटेला एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियम लिव्स एट 10,000 मीटर डेप्थ अंडर प्रेशर ऑफ 700 to 800 एटमॉस्फेयर इन द ओशंस। द बैक्टीरियम इज एग्जांपल ऑफ। ये आपको पूछा है कि मोरिटेला एक बैक्टीरिया है जो 10,000 मीटर की डेप्थ में और 700 से 800 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के अंडर ओशन में रहता है, वो किस कैटेगरी का है? तो जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं जो डेप्थ में और इतने एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर रहते हैं, उन सबको पीजोफाइल्स बोलते हैं। पीजोफाइल कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पीजोफाइल क्या होता है? अंडर एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस, ये हो गए आपके पीजोफाइल्स। इसका एग्जांपल है मोरिटेला। मोरिटेला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये ओशंस में कहाँ पाया जाता है? 6.5 मिलियन माइल से भी अंदर डीप पाया जाता है, ट्रेंचेज में पाया जाता है, जो डीप ट्रेंचेज होती है ओशंस के अंदर, वहाँ पर। अब इसमें और भी टर्मिनोलॉजी दे रखी है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। टेम्परेचर के बेसिस पर बहुत सारे बैक्टीरिया को अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले क्या था का? सैक्रिफाइस। पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। सैक्रोफाइल्स नंबर 1 हो गया, सैक्रोफाइल्स। उसके बाद क्या हुआ? मेसोफाइल्स, देन थर्मोफाइल्स, हाइपर थर्मोफाइल्स। इससे भी जो अपर कैटेगरी के होते हैं उनको हाइपर थर्मोफाइल्स बोलते हैं। कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कंडीशन। 1 2 3 4। साइक्रोफाइल्स क्या होता है? ऐसे बैक्टीरियाज जो 0 से 20 डिग्री बिल्कुल कूल एनवायरनमेंट में रहते हैं, या 0 से आप ज़्यादा मान लो या फिर इसकी जगह -10 मान लो, इस रेंज के अंदर जो सर्वाइव करते हैं उनको साइक्रोफाइल्स बोलते हैं। साइक्रोफाइल्स ये हो गए -10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव करते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके होते हैं ओशन डेप्थ में। ओशन डेप्थ में भी काफ़ी कूल होता है टेम्परेचर। पोल्स पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिक पर, आर्कटिक पर, या पोल्स पर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, साइक्रोफाइल्स बोलते हैं। जो क्रायोस्फेरिक बैक्टीरियाज बोलते हैं इनको साइक्रोफाइल्स। मीजोफाइल्स कौन से होते हैं? जिनका टेम्परेचर का रेंज होता है 20 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का रेंज है। सारे के सारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो भी डिजीज कोज करते हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को, वो सारे के सारे इसी रेंज में पाए जाते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। वो ह्यूमस माइक्रोब्स, ह्यूमंस के जो भी माइक्रोब्स हैं रिलेटेड, जैसे ई कोलाई हुआ, और भी ढेर सारे साल्मोनेला टाइफिस, जो भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं
सारे इस रेंज में आते हैं मेसोफाइल्स में। थर्मोफाइल्स में कौन से आते हैं? जो भी बैक्टीरिया जो 45 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया उसमें सर्वाइव करते हैं, वो सारे थर्मोफाइल्स कैटेगरी में आते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपको बताऊं, तो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, गीजर्स होते हैं, और जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं थर्मोफाइल्स। चौथी कैटेगरी हाइपर थर्मोफाइल्स होती है, जिसमें 80 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, बिल्कुल एक्सट्रीम हाई। वो सारे बैक्टीरिया किस में आते हैं? हाइपर थर्मोफाइल्स। आपके एक और ऑप्शन दे रखा है जीरोफाइल्स। जीरोफाइल्स क्या होता है? जीरोफाइल्स बताऊं तो जीरोफाइल ऐसे बैक्टीरिया जो ड्राई कंडीशन और लो वाटर अवेलेबिलिटी में ग्रो करते हैं वो सारे जीरोफाइल्स होते हैं। ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट कंडीशन होती है वहाँ पर, ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं होता, बिल्कुल ड्राई कंडीशंस होती हैं। एक होते हैं साल्ट फ्लेट्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। और ड्राई फ्रूट्स, सूखा खाना होता है उसमें, जो कि इनकी जगह जहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताना, रिस्पॉन्स देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।